Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel निगाह IAS RPCs। आज हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की तीसरी क्लास लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके जो भी सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके साथ उनको भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग क्या-क्या देखेंगे। देखिए, पहले हम लोग इस क्लास में थ्योरी देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज जो कि आईएएस या पीसीएस में पूछे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। इसकी परिभाषा है वायुमंडल में कार्बन की पूर्ति चक्रीय स्वरूप में होना। क्या कहलाता है? कार्बन चक्र। अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा ही, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी में ये जो धरातल है, इस पर जो भी पेड़ पौधा है और जो मानव है, वो डेली क्या करता है? मानव डेली CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वहीं जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मानव अपनी क्रिया लगातार कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की, और हरे पेड़ पौधे अपनी क्रिया लगातार क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ने की। और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, और पौधे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में? एक CO2 एक O2 छोड़ रहा है, और इससे वायुमंडल में क्या हो रहा है कि CO2 O2 सभी का जो है चक्रीय पूर्ति हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? कार्बन चक्र। आगे है कि कार्बन की पूर्ति कैसे होती है वायुमंडल में। जैसा कि मैंने बताया, तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं या जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनके अंदर जो भी CO2 उपस्थित होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे पर्वतों पर अनेक ज्वालामुखी होते हैं। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इससे लावा निकलता है, तो लावा के साथ बहुत मात्रा में धुआं भी निकलता है। उस धुआं और धूल कण में CO2 भी होती है। जीवा जीवाश्म ईंधन के दहन से। जीवाश्म ईंधन क्या है? जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, जब हम उनको जलाते हैं, जैसे अब ठंड का समय है, हम लोग जो है लकड़ी उकड़ी जलाते हैं ना गर्मी प्राप्त करने के लिए, तो उससे क्या निकलता है? धुआं। तो वो धुआं वास्तव में क्या होता है? उस लकड़ी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्टोर है, वो दहन करने से स्वतंत्र हो रही है। तो कार्बन की पूर्ति कैसे होती है? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी विस्फोट से, जीवाश्म ईंधन के दहन से। अगला है, हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तो उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। पृथ्वी पर कार्बन का मूल स्वरूप है। तो देखिए पृथ्वी पर कार्बन का मूल स्वरूप हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और हीरा ये पृथ्वी पर क्या है? कार्बन के मूल स्वरूप हैं। वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति, तो जो हमारा वायुमंडल है, जैसे ये क्या है? एक पृथ्वी है ना, तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित है उसी को देखना है। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन स्वरूप में उपस्थित होता है। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, जल चक्र। तो देखिए पहला है जल चक्र। जल चक्र की परिभाषा देखते हैं। वायुमंडल में जल की पूर्ति चक्रीय स्वरूप में होना क्या कहलाता है? जल चक्र। तो चक्रीय स्वरूप का मतलब एक तरफ से जल समाप्त हो रहा है, दूसरी तरफ से जल आ रहा है, तो इसी को कहते हैं चक्रीय स्वरूप। जैसे पुनर्जन्म की धारणा है ना कि मरने के बाद मानव दूसरा जीवन दूसरे स्वरूप में प्राप्त करना है, तो ये क्या है? जीवन का चक्र। वैसे ही जल का चक्र होता है, ठीक है? एक तरफ से अनंत जो है समाप्त हो, एक तरफ से आरंभ हो। चलिए देखते हैं जल चक्र। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में जल की पूर्ति कैसे होती है। तो देखिए जल की पूर्ति वर्षा से, जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है तो आसमान से क्या गिरता है? जल ही तो गिरता है। तो उस जल से, दृश्य जल स्रोतों से, दृश्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुछ जल पृथ्वी के ऊपर होते हैं और कुछ जल पृथ्वी के अंदर होते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं, जो हमें दिखते हैं, उन्हें दृश्य जल स्रोत कहते हैं। जैसे समंदर हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गई, नहर, तालाब, ये सभी क्या है? दृश्य जल स्रोत हैं। आपने देखा है ना, जैसे खाना बनाते वक्त जब हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह, तो सब्जी में जब पानी डालते हैं तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। तो वैसे ही जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरण बड़े बड़े जल स्रोतों पर पड़ती है तो उसका कुछ अंश जो है भाप बनकर, वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? दृश्य जल स्रोत का वाष्पीकरण। अगला है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। जैसे ये एक वृक्ष है, ठीक है? वृक्ष कहाँ पर है? धरती पर है। तो ये वृक्ष जो है अपने मूल रोमों से धरती का जो जल है अवशोषित करेगा, और इस धरती के जल को जब ज्यादा मात्रा अवशोषित हो जाएगी तो इसको क्या करेगा? वो वायुमंडल में छोड़ देगा। इससे क्या होगा? वायुमंडल में जल की मात्रा बढ़ जाएगी या पूर्ति हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, जल की पूर्ति कैसे होती है? वर्षा से, दृश्य जल स्रोतों से, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया से। अगला है जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि जल चक्र में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? सौर विकिरण या सौर किरण की। जैसे आपने चाय बनाया होगा ना, चाय किस पर रखते हैं? गैस चूल्हे पर। गैस चूल्हा जो है हीट पैदा करता है, हीट से जो है जल की मात्रा कम होती है, जलती है, और वो जल भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो वैसे ही इस संसार का जो है हीटर कौन है? सूरज है। इस सूरज के प्रकाश से क्या होता है कि जल जो है वाष्प का रूप ग्रहण करके वायुमंडल में उठता रहता है, ठीक है? तो जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सौर विकिरण की। जल चक्र दर्शाता है, जल चक्र जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है कि जो हमारा जलमंडल है, इस जलमंडल में जल की कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, इसी को जल चक्र दर्शाता है। पौधे भौम जल, यानी जो पृथ्वी के अंदर का जल है वो अवशोषित करते हैं। तो देखिए पौधे जो होते हैं वो
मूल रोमों द्वारा भौमजल अवशोषित करते हैं। जैसे ये एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष जो धरातल के अंदर वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं, इसी को कहते हैं मूल रोम। तो इन मूल रोमों के द्वारा जमीन के जल को क्या करते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं। मूल रोम नष्ट होती है, तो देखिए प्रतिरोपण के कारण मूल रोम नष्ट हो जाती है। तो मूल रोम क्यों नष्ट होती है, प्रतिरोपण के कारण। जैसे एक गुब्बारा ले लो, ठीक है, इस गुब्बारे में अत्यधिक हवा भर दो, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना। तो वैसे ही मूल रोम में जब जल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और वो जो है सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तो मूल रोम खराब हो जाएगी। और जब मूल रोम नष्ट होगी तो इससे क्या होगा, जल की पूर्ति जल्दी नहीं होगी, तो पौधों में वृद्धि रुक जाएगी। तो देखिए मूल रोम नष्ट होगी, क्यों, प्रतिरोपण के कारण। और जब मूल रोम नष्ट हो जाएगी तो पौधों में वृद्धि रुक जाएगी। मूल रोम की कोशाभित्ति बनी होती है सेलुलोज की। तो देखिए जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज ये जो होता है, इस सेलुलोज से मूल रोम की कोशाभित्ति बनी होती है। जैसे ये वृक्ष है ना, इस धरातल के अंदर जो मूल रोम है, इस मूल रोम की ये जो कोशाभित्ति है, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की। चलिए आगे देखते हैं। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। तो देखिए पेक्टिन होता है, पेक्टिन के कारण मूल रोम मृदा से चिपके होते हैं। जैसे एलपी से हम लोग टूटी फूटी प्लास्टिक को जोड़ते हैं, वैसे ही पेक्टिन जो होता है वो पौधों के मूल रोमों को मृदा से जोड़ता है, ठीक है। तो पौधों का एलपी कौन है, पेक्टिन है। पौधे मुरझाते हैं, मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होने से पौधे मुरझा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है और उस मिट्टी को इतना ज़्यादा कठोर बना दो कि उसमें जल की मात्रा मत दिखे, तो जब जल की मात्रा नहीं होगी तो क्या पौधे उस मिट्टी से जल प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। जब जल नहीं मिलेगा तो पौधे मुरझाएंगे। तो पौधे क्यों मुरझाते हैं, मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होने से। अगला है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है। जैसे ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो भी वायुमंडल का घेरा है और गैसों का जो वायु और गैसों का घेरा, इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगला है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितना पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है 78.08% पाई जाती है। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 20.95% पाई जाती है। तीसरी है आर्गन। आर्गन 0.93% पाई जाती है। चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.036% पाई जाती है। चौथी है नियान, 0.002% पाई जाती है। अगली है हीलियम, 0.0005% पाई जाती है। फिर है क्रिप्टॉन, 0.0001% पाई जाती है। तो ये है वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले नंबर पर है नाइट्रोजन, दूसरे पर है ऑक्सीजन, तीसरे पर है आर्गन, चौथे पे है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित करता है। तो देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की मात्रा को संतुलित करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये क्या है, एक मानव है, ठीक है, और ये एक वृक्ष है। मानव क्या कर रहा है, CO2 छोड़ रहा है, और वृक्ष क्या कर रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है। मानव जितना CO2 छोड़ेगा उतना ही वृक्ष उसको ग्रहण करेगा, और वृक्ष जितना ऑक्सीजन छोड़ेगा उतना मानव ग्रहण करेगा। तो इससे क्या होगा, संतुलन बना रहेगा ना। तो
वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन संतुलित करता है? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों को पृथ्वी के हरे फेफड़े कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है, ये क्या करता है? शरीर को ऑक्सीजन देता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। वैसे ही पृथ्वी एक बहुत बड़ा शरीर है और इस पृथ्वी से ऑक्सीजन को कौन देता है? हरे पेड़ पौधे। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? हरे पेड़ पौधे। तो पृथ्वी का हरा फेफड़ा कौन है? हरे पेड़ पौधे। सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं। जैसे ये रोड देख रहे हैं ना, हम लोग देखते हैं कि रोड के तट पर, रोड के किनारे क्या होता है? हरे पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्यों लगे होते हैं? इनसे जो है, जो भी वाहन चल रहे हैं उनसे जो भी ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब चलिए देखते हैं PYQs को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। दिया है, उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? तो देखिए, जब जैव पदार्थ मरेगा तो इससे क्या होगा? CO2 उत्सर्जित होगा। तो 3 वाला करेक्ट है। दूसरी चीज, जब हम श्वसन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो 2 वाला भी सही होगा। जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो इससे बड़ी मात्रा में क्या निकलता है? धूल, कण, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए, और पहला है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो इसलिए कौन सा सही होगा? 2, 3, 4, यानी आंसर सी होगा इसका। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब SPI प्री 2004, यूपी PCS प्री 2000 में पूछा है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए देखते हैं, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका करेक्ट आंसर है जल चक्र में। जैसे हम लोग देखें, सब लोग चाय बनाए हो ना, तो चाय बनाने से क्या होता है? कुछ मात्रा जल की भाप बनकर उड़ जाती है। वैसे ही पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है IAS प्री 2013 का, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ए है, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नई मिट्टी में तो ज्यादा रहते हैं। दूसरा है बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। जितनी कठोर तरीके से ये मिट्टी को पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा तो ये जो है जल और खनिज पदार्थ पाएंगे। तो ये बी भी गलत है। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। सी वाला सही है। जब मूल रोम नष्ट होगा तो पौधों में वृद्धि नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? सी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नाइट्रोजन वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है। ये उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 में पूछा है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।